हाय एवरीवन, दिस इज नंदिनी और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एरे की मीडियम लेवल की प्रॉब्लम जिसमें हम टू सम, थ्री सम और फोर सम वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। तो देखते हैं कि हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दे रखा है और एक टारगेट दे रखा है। रिटर्न इंडेक्सेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू द टारगेट। तो इसमें हमारे पास दो नंबर ऐसे होंगे जिन्हें ऐड करने पे उसकी वैल्यू टारगेट के इक्वल आएगी। हमें उन दो नंबर के इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। ठीक है, ये हमारा टास्क है इस क्वेश्चन का। इसमें 100% हमारे पास एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। और इसमें एक चीज बोली कि हम सेम एलिमेंट को दो बार यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एरे में टू हमारे पास दो बार आ रहा है, तो हम यूज नहीं करेंगे, हम टू को सिर्फ एक ही बार कंसिडर करेंगे, दूसरे वाले को नहीं लेंगे। अब एक बार एग्जाम्पल देखते हैं इसके। तो हमें यहाँ पे एक नम्स नाम का एरे दे रखा है, इसमें हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है। जैसे हमारे पास टू और सेवन है, अगर मैं टू को सेवन में ऐड कर दूं तो मेरे पास वैल्यू आएगी नाइन, और नाइन ही मेरा टारगेट है, तो मुझे मेरी टारगेट वैल्यू मिल गई है। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों एलिमेंट्स के इंडेक्सेस को रिटर्न कर दूंगी। टू का इंडेक्स क्या है, जीरो, और सेवन का इंडेक्स है वन, तो मैं अपने इंडेक्स को रिटर्न करूंगी जीरो और वन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में टारगेट दे रखा है सिक्स। अब मुझे ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिसकी वैल्यू सिक्स के इक्वल हो। मैं पहले यहाँ सबके इंडेक्स मेंशन कर देती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं टू और फोर को आपस में ऐड कर दूंगी तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी सिक्स के इक्वल। तो मैं क्या करूंगी, टू और फोर के इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगी जो है मेरे पास वन और टू। ये चीज तो हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिए, क्या करना है वो समझ लिया। अब समझते थिंकिंग कि क्या करने से हमारे पास एग्जैक्टली सेम वैल्यू आ जाएगी। हमें इसी चीज को कोड में कन्वर्ट करना है, कोड में कन्वर्ट करके देखना है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एरे दे रखा है, इसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। तो सबसे जो पहला थॉट दिमाग में आता है वो ये है कि हम यहाँ पे दो लूप चला सकते हैं। अगर मैं यहाँ दो लूप चलाती हूँ जिसमें आउटर लूप मेरा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और इनर लूप मेरा आई प्लस वन इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी? हाँ, मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। इसका एक बार ट्राई रन करके समझते हैं। जो आउटर लूप होगा वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होके एन माइनस वन तक जाएगा, और जो इनर लूप होगा वो आई प्लस वन इंडेक्स से स्टार्ट होके एन माइनस वन तक जाएगा। ठीक है, ये हमारे लास्ट इंडेक्स तक रन करेंगे, यानी कि एन माइनस वन इंडेक्स तक चलेंगे। ठीक है, तो अब मैं अपनी फर्स्ट इटरेशन की बात करूंगी जिसमें मैं अपने जीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। जीरो इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट है टू, और उसके बाद मैं अपने इनर लूप में जाऊंगी। और जो मेरा इनर लूप है वो मेरा आई प्लस वन से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है सेवन, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी नाइन, जो मेरे टारगेट के इक्वल है। और मैं इन दोनों के इंडेक्स को कर दूंगी रिटर्न। ये तो हमें पहली बार में मिल गया। अगर ऐसा ना मिलता तो हम अपने सारे के सारे इंडेक्स के एलिमेंट पे ये वाला लूप चलाते, जैसे हम जे इक्वल टू सेकेंड इंडेक्स के लिए भी चेक करते, जे इक्वल टू थ्री इंडेक्स के लिए भी चेक करते। इस तरीके से हम अपने इटरेशन चलाते जाते और हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंडेक्स पे जाके अपनी एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती। ठीक है, अब ये चीज तो समझ में आ गई है। एक बार इसका कोड देखते हैं और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो इसके कोड में सबसे पहले तो मैं अपने एरे की लेंथ को एन से डिफाइन कर दूंगी। मैं इसमें दो लूप चलाऊंगी, एक तो मेरा आउटर लूप चलेगा और मेरा एक इनर लूप चलेगा जो आई प्लस वन इंडेक्स से चल रहा होगा। ये दोनों ही लूप मेरे n माइनस वन इंडेक्स तक जाएंगे, और मैं अपने हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर लूंगी अगर ith इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट jth इंडेक्स के साथ ऐड होके टारगेट के इक्वल वैल्यू देता है तो मैं उन दोनों एलिमेंट के इंडेक्स को रिटर्न कर दूंगी। पर अगर पूरे एरे के सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करने के बाद भी कहीं पे भी अगर ऐसे एलिमेंट नहीं मिलते हैं जिनको ऐड करने पे वैल्यू टारगेट के इक्वल आए तो मैं अपना एम्प्टी एरे रिटर्न कर दूंगी। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो यहाँ दो लूप चल रहे हैं जो हमारे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए चल रहे हैं। तो फर्स्ट लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ n, और हमारे सेकंड लूप की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी, और एक के अंदर एक लूप चलने की वजह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ बिग ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ वन, क्योंकि हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही पुअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसे हमें ऑप्टिमाइज करना होगा, और इसके लिए हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच को डिस्कस करेंगे। तो अपनी ऑप्टिमल अप्रोच पे जाने से पहले एक चीज समझते हैं। अगर मुझे किसी एक एलिमेंट की वैल्यू पता चल जाए तो क्या उस एलिमेंट की वैल्यू और टारगेट की वैल्यू से मैं अपनी सेकंड एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ? हाँ, 100% कर सकती हूँ। कैसे, देखते हैं। मैं क्या करूंगी, एरे के हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करूँ। पहले मैं टू के लिए चेक कर रही हूँ। टू में मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है जिसकी वैल्यू मेरे टारगेट वैल्यू के इक्वल आ जाए। मुझे ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इसे कोई एक नाम दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कॉम्प्लीमेंट नाम दे देती हूँ। इसे आप एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हो, ये एक वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब टू की वैल्यू मुझे पता है, कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है, और टारगेट की वैल्यू मेरे पास है। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी टारगेट एलिमेंट माइनस ith इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट। अगर मैं टारगेट एलिमेंट से अपने ith इंडेक्स के एलिमेंट को माइनस कर देती हूँ तो मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और मुझे इसी की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो मैं उसकी वैल्यू को कर दूंगी रिटर्न। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच। हमें सिर्फ अपना कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है जिसकी वैल्यू है टारगेट माइनस आई। अब इसमें मैं क्या चीज कर सकती हूँ, मेरे पास एक एलिमेंट तो ऑलरेडी है, मुझे सिर्फ अपना
कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्योंकि टारगेट की वैल्यू मुझे पता है, आई की वैल्यू मुझे, तो मेरे दिमाग में आएगा क्यों ना मैं यहाँ पे हैश सेट या फिर हैश मैप का इस्तेमाल कर लूं, क्योंकि इन दोनों में मेरे यूनिक एलिमेंट स्टोर होते हैं और मुझे सिर्फ अपना एक ही एलिमेंट फाइंड करना है जो मेरा कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक का यूज करती हूँ तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये कैसे हो जाएगा एक बार समझते हैं। अगर मैं अपना हैश मैप यूज करूँ तो मुझे पता है हैश मैप में जो एलिमेंट स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। अगर मैं अपने एरे के सारे एलिमेंट को एज की स्टोर कर दूं और उनके इंडेक्सेस को एज वैल्यू स्टोर कर दूं तो क्या मुझे मेरा कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा? एक बार देखते हैं। तो यहाँ मैंने अपने सारे एलिमेंट और उनके इंडेक्सेस की वैल्यू को स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो मेरे ith इंडेक्स पे 2 प्रेजेंट है। अब मुझे निकालना कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू हो जाएगी? टारगेट माइनस आई। टारगेट की वैल्यू है 9, ith इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू क्या है? 2। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। तो बस मुझे 7 के लिए चेक करना है। अगर 7 मेरा इस पूरे हैश मैप में कहीं भी एग्जिस्ट करता है तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे 7 प्रेजेंट है, तो मैं अपने 7 के इंडेक्स को कर दूंगी रिटर्न और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब इस चीज को कोड से समझते हैं, फिर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका कोड देखते हैं। हमने अपने एरे की लेंथ को n कंसीडर करा है, हमने अपना एक हैश मैप बनाया है और एरे के हर एक एलिमेंट पे लूप चला रहे हैं। यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है? अपना कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगर मुझे अपने कॉम्प्लीमेंट का इंडेक्स मिल गया मतलब मुझे मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। अब मैं मैप में चेक करूंगी, अगर कहीं पे भी मेरे मैप के अंदर कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट कर दूंगी। मैप डॉट गेट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट के इंडेक्स को रिटर्न कर रहा होगा। और आई क्या है मेरा? आई मेरा करंट एलिमेंट का इंडेक्स है, तो उसके थ्रू मैं क्या करूंगी? कॉम्प्लीमेंट और करंट इंडेक्स के एलिमेंट को कर दूंगी रिटर्न और अपनी हर एक इटरेशन के साथ ith इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट को मैप में ऐड करती जाऊंगी। और अगर पूरे एरे को ट्रेवर्स करने के बाद भी मुझे एग्जैक्टली वो पेयर नहीं मिलता है जिसको ऐड करने पे मेरी वैल्यू टारगेट के इक्वल आ रही हो, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने एक खाली एरे को रिटर्न कर दूंगी। एक बार इस कोड को सबमिट करते हैं। तो ये हमारा कोड 2 मिली सेकेंड में रन हो रहा है। इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम इसमें सिर्फ एक ही फॉर लूप चला रहे हैं जो हमारा ith इंडेक्स से लेके n-1th इंडेक्स तक जा रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ जाएगी बिग ऑफ n। इसके अलावा हमने और कुछ इसमें एक्स्ट्रा लूप यूज नहीं करा है, पर इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n। और हमारे पास स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आ रही है? क्योंकि जब भी हम अपने हैश सेट या हैश मैप को यूज करते हैं तो ये दोनों के दोनों हमेशा स्पेस ऑक्यूपाई करते ही करते हैं। क्योंकि मैं अपने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हैश मैप में टेम्पररी स्टोर कर रही हूँ, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n आएगी। अगर मैं k नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर कर रही होती तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ k हो जाती। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी पहले से काफी कम हो गई है, तो ये हमारी एक ऑप्टिमल अप्रोच है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक एरे है और हमें क्या निकालना है? ट्रिपलेट्स निकालने हैं। ऐसे 3 एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने पर वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, ठीक है। ये हमारा टास्क है और इसमें हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन दी है जिसमें हमारा आई जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, आई के इक्वल नहीं होना चाहिए और जे और के भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए। ये चीज यहाँ बोली गई है। एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसके अप्रोच को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक एरे दे रखा है। हमारे पास इस एरे में ऐसे 2 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है जिनको ऐड करने पर वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें कुछ वैल्यूज दे रखी है, पर इन तीनों को भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो भी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल नहीं आएगी, तो भी वैल्यू हमारी ज्यादा ही आएगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो थिंकिंग समझते हैं। इसमें हमें कंडीशन दी गई है कि डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम जब डुप्लीकेट्स नहीं चाहते, हमें अगर सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं अपने हैश सेट का या फिर हैश मैप का। तो एक बात समझ में आई कि जब भी हम अपने ट्रिपलेट्स निकालेंगे जिसमें हमारे 3 एलिमेंट्स का सम 0 के इक्वल आ रहा होगा, तो हम उसे डायरेक्ट अपने हैश सेट में ऐड कर देंगे। अब जब हम उसे अपने हैश सेट के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? यूनिक वैल्यूज आएगी। तो जो हमारे ट्रिपलेट्स होंगे वो हो जाएंगे यूनिक ट्रिपलेट्स। अब इसमें एक और चीज समझते हैं। जैसे कि हम ट्रिपलेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें जो हमारे यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे हमारे अनऑर्डर्ड में, इसमें जो है किसी भी एलिमेंट का कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। अगर हम अपने एरे को सॉर्ट ना करें, हमारे पास अनऑर्डर्ड फॉर्म में एलिमेंट्स है, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सेम एलिमेंट आ जाए पर डिफरेंट ऑर्डर हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 0 है वो पहले आ जाए, -1 बाद में आ जाए, फिर 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले 1 आ जाए, फिर हमारा 0 आ जाए, फिर हमारा -1 आ जाए। तो यहाँ हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि जो ये कॉम्बिनेशन है ना, इसमें क्या हो रहा है कि एलिमेंट्स तो सेम है पर इनका जो ऑर्डर है ना वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट ऑर्डर होने की वजह से इनको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? अगर हम अपने एरे को सॉर्ट कर दे, तो अगर हम अपने एरे को सॉर्ट कर देते हैं तो इससे हमारा जो ऑर्डर है वो डिस्टॉर्ट नहीं होगा। पर अगर हमारे एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, हमारे एलिमेंट किसी भी ऑर्डर में अरेंज है,
तो फिर वो किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन फॉर्म कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए काफी टफ हो जाएगा। ठीक है, देखो हम इसमें अपनी दो चीजों का यूज कर रहे होंगे। एक तो इसमें हम हैश सेट का यूज करेंगे जिससे हमारे सिर्फ यूनिक ट्रिपलेट से हमारे सेट में ऐड होंगे। ठीक है, और एक इसमें हम अपने एरे को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट इसलिए ताकि हमारा ऑर्डर मेंटेन रहे। अब ऑर्डर किस तरीके से मेंटेन करना है, इसमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। जैसे हमारे पास आ रहा है -1, 0 और 1, और हो सकता है कि नेक्स्ट ऑर्डर में ये इस तरीके से हो जाए 1, 0 और -1। तो इसमें ना डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए कि जो ये ऑर्डर है ना ये मेंटेन रहे। ठीक है, हमें डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं चाहिए। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी इन दोनों चीजों को यूज करते हुए देखेंगे कि हम कैसे अपने फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसका कोड देखते हैं। एरे की लेंथ को n कंसीडर कर लिया है और अपना एक सेट क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारे यूनिक ट्रिपलेट्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और हमने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया जिससे हमारा रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन रहे। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 नेस्टेड लूप चला रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, हमारा जो आई है वो 0 से लेके n तक जा रहा है, जे हमारा i+1 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी n तक जा रहा है, के हमारा j+1 से स्टार्ट हो रहा है और वो भी n तक जा रहा है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, तीनों के तीनों एलिमेंट को ऐड करके देख रहे हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी कॉम्बिनेशन में हमारे तीनों एलिमेंट का सम 0 के इक्वल आता है तो मतलब ये है कि हमें अपना ट्रिपलेट मिल गया है। अब जब हमें ट्रिपलेट मिल गया है तो हम क्या करेंगे, अपने उस ट्रिपलेट को लेंगे और सेट में ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन में रिटर्न टाइप है लिस्ट का, तो हमें जो आंसर रिटर्न करना है वो भी हमें लिस्ट टाइप का ही रिटर्न करना होगा। अब हमारे जो ये तीनों एलिमेंट ऐड होंगे तो ये तो हमें एक एरे ही फॉर्म करके देंगे। तो हम क्या करेंगे, एरे को एज लिस्ट कन्वर्ट कर देंगे, अपने एरे को लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर जो लिस्ट को कन्वर्ट कराए, जैसे ट्रिपलेट नाम की लिस्ट हमने बनाई है यहाँ, उस ट्रिपलेट नाम की लिस्ट को अपने सेट में कर देंगे ऐड। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करने के बाद हम अपनी एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे जिसमें हम अपने सेट को एरे लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका एक बार ड्राई रन देखते हैं जिससे चीजें काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास ये वाला एरे गिवन है, हमें इक्वल चाहिए वैल्यू 0 की। अगर कहीं पे भी तीन एलिमेंट को ऐड करने पे वैल्यू 0 के इक्वल आती है वो मेरा ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने अपने एरे को सॉर्ट कर दिया है। सॉर्ट करने पे मेरे पास क्या होगा, -4 स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर -1, -1, 0, 1 और 2। इस तरीके से मेरे पास कॉम्बिनेशन फॉर्म हो जाएंगे। फर्स्ट इटरेशन में आई तो होगा मेरा 0th इंडेक्स पे, जे होगा मेरा i+1th इंडेक्स पे, और जो k होगा वो होगा j+1th इंडेक्स पे। ठीक है, तो मेरे पास एक के बाद एक एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर जो मेरा i = 0 है उस पर जो एलिमेंट की वैल्यू है वो है -4, और जो मेरा j = 1 है, क्योंकि j हमारा नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है एलिमेंट की, -1। और जो मेरा k है वो नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और उसकी वैल्यू है मेरी -1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, आई तो मेरा सेम रहेगा, जे भी सेम रहेगा। अभी मैं जो है सिर्फ और सिर्फ के वाली इटरेशन पे रन करूंगी। अब जब मेरे के की वैल्यू -1 है तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे निकाल रही हूँ सम। तो सम की वैल्यू क्या होगी, आई प्लस जे प्लस के। आई की वैल्यू क्या है मेरी -4, जे की वैल्यू है -1 और के की वैल्यू है -1, जिसको ऐड करने पे 6 आएगा। तो क्या 6 मेरे 0 के इक्वल है, नहीं, तो इसमें हम 6 को कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट इटरेशन में जो हमारा के है वो इंक्रीज होकर 3 हो जाएगा, तो थर्ड इंडेक्स पे जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, वो है 0। अब मैं क्या करूंगी, आई जे के तीनों को ऐड करके सम निकालूंगी, वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरीके से मैं अपनी k = 4 और k = 5 के लिए चेक कर लूंगी, जिसमें मेरी किसी भी इटरेशन के अंदर जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आ रही होगी। ठीक है, अभी हमने j = 1 के लिए चेक करा और हम चेक करेंगे j = 2 के लिए, फिर j = 3 और j = 4 के लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो j = 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ एलिमेंट की वैल्यू क्या है, -1, तो हम अपने एलिमेंट की वैल्यू लिख देंगे -1, और फिर हम अपने k के लिए चेक करेंगे यहाँ पर, और k = 3 पे जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 0। हम अपने एरे को देखते जाएंगे और जो जो वैल्यू हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने एरे का सॉल्यूशन करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो k = 3 की वैल्यू है वो है 0। यहाँ से सम कैलकुलेट करेंगे वो हमारे 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम अपने k = 4 के लिए देखेंगे, यहाँ सम कैलकुलेट करेंगे वो भी 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम k = 5 के लिए देखेंगे, यहाँ भी सम 0 के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से j = 3 और j = 4 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम i = 1 के लिए चेक कर रहे होंगे, तो इसमें इनर लूप हमारा j = 2 से स्टार्ट होगा और जो j के अंदर इनर लूप है वो k = 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। इसमें k = 3 में हमारी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही, k = 4 में 0 की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, लेकिन k = 5 में हमारे पास सम आ रहा है 0, क्योंकि k = 5 में हमारे पास i की वैल्यू -1 है, j की वैल्यू भी -1 है और k की वैल्यू +2 है। तो जो है -1 क्या हो जाएगा, -2 + +2 = 0। तो हमारे जो सम की वैल्यू है वो हो जाएगी 0। और जब हमारे सम की वैल्यू 0 है तो हम अपने हैश सेट में उन तीनों एलिमेंट को ऐड कर देंगे जिनको ऐड करने पे हमारी वैल्यू 0 आ रही थी, क्योंकि हमारे फर्स्ट ऐसे 3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जिनकी वैल्यू 0 आई है। अब तक ऐसे कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिले जिनकी वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिली हो, हम उसे अपने हैश सेट में कर देंगे ऐड। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने j = 3 वाले इटरेशन के लिए चेक कर रहे होंगे और यहाँ पर भी हमें एक ऐसी कंडीशन मिली है
जहां हमारे सम की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई है, क्योंकि आई की वैल्यू -1 है, जे की वैल्यू 0 है, और जो हमारा के है उसकी वैल्यू है 1। तो हमारे पास एक अलग कॉम्बिनेशन आया है, ऊपर वाले से डिफरेंट है ये वाला कॉम्बिनेशन। तो हम इस वाले कॉम्बिनेशन को भी अपने हैश सेट में कर देंगे ऐड। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट इटरेशन में चेक करेंगे और इसमें हमारी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही होगी। अब बात करते हैं आई इक्वल्स टू 2 वाले इटरेशन की। तो इसमें हमें सम की एक और वैल्यू ऐसी मिल रही है जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। हम उसे अपने हैश सेट में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे हैश सेट में ऐड हो चुकी है। क्योंकि जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो हम इस वाली वैल्यू को दोबारा से ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे पहले से ही ऐड कर चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी की और इटरेशन भी चेक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से किसी भी इटरेशन की वैल्यू हमारे 0 के इक्वल नहीं आ रही। तो हमारे पास फाइनल ऐसे दो कॉम्बिनेशन आते हैं जिनकी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है, और हम इन यूनिक कॉम्बिनेशन को कर देंगे रिटर्न। एक बार इसका कोड देखते हैं और फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। एक बार इस कोड को मैं रन करके देखती हूँ। तो मेरे टेस्ट केसेस तो बिल्कुल पास हो रहे हैं। अब एक बार इस कोड को सबमिट करके देखते हैं। टाइम लिमिट एक्सीडेड। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हो रही है कि ये हमारे सारे सॉल्यूशन पे वर्क नहीं कर पा रहा। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसकी वो ऑप्टिमल अप्रोच देखेंगे जिससे हमारा थ्री सम एक्चुअल में सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, इसमें हमारी कुछ अलग अलग टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी। सबसे पहले तो हम अपने एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, तो सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n। ठीक है, 3 नेस्टेड लूप चलाने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी big ऑफ n क्यूब। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी big ऑफ n क्यूब। ठीक है, तो अब इसे ऑप्टिमाइज करते हैं और देखते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच। हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हमारी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। हम इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज कर सकते हैं। 2 पॉइंटर अप्रोच में हमें कोई एक्स्ट्रा नेस्टेड लूप यूज नहीं करना पड़ेगा। अब 2 पॉइंटर अप्रोच हम किस तरीके से यूज कर रहे होंगे। सबसे पहली कंडीशन तो हमें ये बोली गई कि हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए, तो हम अपने एरे को कर देंगे सॉर्ट। अब एरे को सॉर्ट कर देंगे तो हमारे पास फाइनल एरे कुछ ऐसा आ रहा होगा। देखो, हम 2 पॉइंटर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें नेस्टेड फॉर्म में नहीं चाहिए। हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों को ही रिड्यूस करना है, इसलिए हम यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज कर रहे हैं। इसमें मैं एक आउटर लूप चलाऊंगी जो है मैं अपने आई इक्वल्स टू 0th इंडेक्स से स्टार्ट करके n-1th इंडेक्स तक लेके जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि मैं अपने एरे के हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर पाऊंगी। ठीक है, अब मैं इसमें जो 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करूंगी वो मैं इस लूप के अंदर यूज कर रही हूँ। 2 पॉइंटर अप्रोच में मैं अपने 2 पॉइंटर इसमें डिफाइन करूंगी। एक पॉइंटर मेरा जे नाम का होगा और एक पॉइंटर मेरा के नाम का होगा। जे चलेगा i+1th इंडेक्स से और जो के चलेगा वो चलेगा n-1th इंडेक्स से। ठीक है, मतलब अगर मेरा आई यहाँ पर है तो जे हो जाएगा मेरा नेक्स्ट इंडेक्स पे, और जो मेरा के है वो हो जाएगा मेरा n-1 वाले इंडेक्स पे। ठीक है, जो मेरा जे पॉइंटर है वो राइट में मूव करेगा और जो मेरा के पॉइंटर है वो लेफ्ट में मूव करेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे ट्रिपलेट चाहिए जिनका जो सम है वो 0 के इक्वल हो। ठीक है, ये चीज हमें चाहिए। पर इसमें एक चीज और देख लेते हैं। जब हम अपने आई के लिए लूप चला रहे होंगे तो हमें पता है कि हम अपने एरे को सॉर्ट कर चुके हैं। पर अगर कहीं पे भी हमारे जो आई की वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आई की जगह मिल जाता है 1। अगर मेरे आई की वैल्यू हो जाती है 1, 1 तो जो है 0 से बड़ा हो जाएगा, मैं वहीं पे अपने लूप से ब्रेक कर जाऊंगी। जब मुझे पता है कि मेरा एरे सॉर्टेड फॉर्म में है, तो जो है अगर मुझे 1 मिला है तो 1 के आगे जितने भी एलिमेंट होंगे वो 2, 3, 4 इसी तरीके से होंगे। जब 1 से बड़े एलिमेंट होंगे तो मुझे तो 0 तो मिलेगा ही नहीं। ये चीज तो मुझे समझ में आ गई है। बाकी जो डुप्लीकेट एलिमेंट है उसको इग्नोर करने के लिए हम अपने वही कंडीशंस लगाएंगे कि हमारा जो आई है वो मेरा i-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो जे है वो j-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, के है वो मेरा k+1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो कंडीशंस है वो हमारे डुप्लीकेट्स को चेक कर रही होंगी। ठीक है, ये हमारे डुप्लीकेट्स चेक करने के लिए है, और ये कंडीशन हमारी i इक्वल्स टू 0 लूप से ब्रेक करने वाली कंडीशन तब है जब हमारा जो आई है वो 0 से बड़ा हो गया है। क्योंकि हमें पता है कि एरे सॉर्टेड है तो जो 1 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 1 से बड़े ही होंगे, तो हम क्या करेंगे 1 के बाद स्टॉप कर देंगे। तो हमारे 2 पॉइंटर किस तरीके से यूज होंगे और इसमें हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे वो समझते हैं। हम अपना सम निकाल रहे हैं और वो हमें 0 के इक्वल चाहिए। जब तक सम हमारा 0 से छोटा है तब तक हम अपने जे पॉइंटर को इंक्रीज करते जाएंगे। पर अगर हमारा सम कहीं पे भी 0 से बड़ा हो जाता है तो हम अपने के को कर देंगे डिक्रीज। ये हमारी दो मेन कंडीशन है। अब समझते हैं कि हम ऐसा कर क्यों रहे होंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में, हर एलिमेंट के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये वाली चीज हमें पता है। अगर हमारे जे की वैल्यू इंक्रीज होते हुए कहीं पे भी सम से बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने जे को अभी भी कंसीडर करेंगे तो हमारी जो सम की वैल्यू है वो बढ़ती ही जाएगी। उसकी वैल्यू कभी रिड्यूस होकर 0 के इक्वल हमें मिलेगी ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपना जो दूसरा वाला पॉइंटर है जो कि हमारा के पॉइंटर है, अगर हम इसको रिड्यूस कर देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे पास
जो हमारा सम है इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होकर उसकी वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिल जाएगी। ये चीज हमें अच्छी तरीके से ड्राई रन के थ्रू समझ में आएगी। एक बार ड्राई रन देखते हैं और फिर हमें समझ में आएगी किस तरीके से हमें अपने जे को इंक्रीज करने पे वैल्यू मिल रही होगी और किस तरीके से हम अपने के को रिड्यूस करने पे भी वैल्यू मिल रही होगी। एक बार ड्राई रन से देखते हैं। इसके ड्राई रन के अंदर सबसे पहले तो हमने एरे को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद हम अपने लूप को चला रहे हैं, जो आउटर लूप हमारा 0th इंडेक्स से स्टार्ट होके एरे के हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करेगा। जे हमारा i+1 से स्टार्ट हो रहा होगा और के हमारा n-1 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम अपनी फर्स्ट इटरेशन को देख। फर्स्ट इटरेशन में हमारे जो i की वैल्यू 0 है, तो एरे ऑफ i की वैल्यू क्या हो गई -4, और जो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू है वो है -1, और जो लास्ट इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है वो है 2। यहाँ से सम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है। अब हमें पता है कि जो हमारा सम है वो -3 है, यानी कि हमारे सम की वैल्यू 0 से छोटी है। अब जब हमारा सम 0 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, अपने जे को कर देंगे इंक्रीज, ताकि हमें और एलिमेंट मिल सके और उन एलिमेंट को ऐड करके हमारी वैल्यू 0 के इक्वल आ सके। इंक्रीज करने पे हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा -1, और अभी के हमारा सेम रहेगा क्योंकि जो हमारा सम है वो 0 से छोटा है, तो इसलिए अभी हम के अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे, अभी हम जे को ही इंक्रीज कर रहे होंगे। यहाँ पे भी चेक करेंगे तो अभी हमारा सम -3 आ रहा है, तो इसमें भी हमारा सम 0 से छोटा है, तो हम अपने जे को फिर से इंक्रीज कर देंगे और जे की वैल्यू हो जाएगी 3, और जे हमारा पहुंच जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। तो इस पे जो प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है वो है 0, और इसके बाद जो हमारे सम की वैल्यू आएगी वो आएगी -2, मतलब हमारा सम अभी भी 0 से छोटा है, तो हम अपने जे को कर देंगे इंक्रीज, और फिर भी हमारे पास जो सम की वैल्यू आएगी वो आएगी -1। तो हमारे पास यहाँ पे सारे इटरेशन खत्म हो जाएंगे, पर हमें अभी भी कहीं पे भी कोई वैल्यू 0 के इक्वल नहीं मिली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर। जब हमारा i=1 है, यानी कि हम अपने फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू -1 है, तो j की वैल्यू हो जाएगी 2, तो उस पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है -1, और जो k की वैल्यू है वो है हमारे 2, क्योंकि k हमारा अभी लास्ट इंडेक्स पे है, क्योंकि अभी तक हमारे जो सम की वैल्यू है वो 0 से कम है। अब हम अपना सम कैलकुलेट करेंगे, और इस वाले इटरेशन में सम कैलकुलेट करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0 के इक्वल, और हम इसे अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे। और जब हमारे सम की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हम अपने दोनों पॉइंटर्स में चेंज करते हैं, जिसमें हम अपने जे को इंक्रीज करेंगे और के को कर देंगे डिक्रीज। तो उससे जो हमारी नेक्स्ट इटरेशन होगी उसमें जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी, और जो हमारा के है वो भी एक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा। हमारा के 5th इंडेक्स पे था, वो रो 5th से 4th वाले इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, और जो 4th इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू है 1, उससे भी जो है हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 के इक्वल। इसे भी हम अपनी एरे लिस्ट में ऐड कर देंगे। इसमें वैल्यू 0 के इक्वल आने की वजह से हम अपने जे को इंक्रीज कर देंगे और के को कर देंगे डिक्रीज। अब नेक्स्ट इटरेशन में जे तो हमारा 4th इंडेक्स पे पहुंच जाएगा और के हमारा रिड्यूस होके 3rd वाले इंडेक्स पे आ जाएगा, और ये वाली कंडीशन हम सिर्फ तब तक रन करेंगे जब तक हमारा जेथ इंडेक्स केथ इंडेक्स से छोटा है। अब इसमें जो जे की वैल्यू है वो हो गई के से बड़ी, यहाँ से हम कर जाएंगे ब्रेक। अब देखते हैं अपनी थर्ड इटरेशन। तो हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसकी वैल्यू भी -1 थी, और जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू भी -1 है। हम इस वाले इटरेशन को स्किप कर देंगे। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। जो हमारा इंडेक्स है वो है 3 और उसकी वैल्यू है 0। अब इसका जो सम निकालेंगे वो सम आ रहा है हमारा 6 के इक्वल, यानी कि हमारा सम हो चुका है 0 से बड़ा, तो हम अपने के को डिक्रीज कर देंगे। तो हमारे केथ इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 4, और हमारा जो जेथ इंडेक्स है वो तो अभी भी 5 है, तो इसमें हमारा जो जे है वो के से हो जाएगा बड़ा, और ये कंडीशन हो नहीं सकती। तो हम यहाँ पे अपने इनर लूप को स्टॉप कर देंगे और फिर अपनी नेक्स्ट इटरेशन पर मूव करेंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन में आई हमारा 4th इंडेक्स पे, और 4th इंडेक्स की जो वैल्यू है वो है 1। अब हमारा जो आई है वो हो गया है 0 से बड़ा। जब हमारे आई की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई है, इसका मतलब है कि जो इसके आगे के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम अपने 2 पॉइंट अप्रोच से सॉल्व कर रहे होंगे, जिसमें हमारा जे और के होगा, उनकी वैल्यू भी बड़ी होगी, मतलब हम अपने 0 वाले एलिमेंट को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी, हम अपने लूप से बाहर निकल जाएंगे और हमारा ड्राई रन होता है कंप्लीट, और हमारे पास आंसर में होंगे सिर्फ 2 ट्रिपलेट्स जिनकी वैल्यू हमारे 0 के इक्वल आई है। अब हम इसका कोड देखते हैं, फिर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। 10th को n से डिफाइन करा है, हमारे पास रिटर्न टाइप लिस्ट का है, तो हम इसमें एक अपनी लिस्ट को क्रिएट कर रहे होंगे जिसमें हम अपने सारे के सारे ट्रिपलेट्स को ऐड करेंगे। एरे को सॉर्ट कर देंगे क्योंकि हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए, और अपने सारे के सारे एलिमेंट पे एक लूप चला रहे होंगे। अगर कहीं पे भी हमारे ith इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है, वहीं पे हम अपने लूप से कर जाएंगे ब्रेक, और यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट चेक करने के लिए कंडीशन लगाएंगे जिसमें हमारा i एक तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और हमारे ith इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू i-1th इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम अपनी उस वाले इटरेशन को कर देंगे स्किप और मूव कर जाएंगे नेक्स्ट इटरेशन पे। हमारा जो जे है हम उसे i+1 से इनिशियलाइज करेंगे, और जो हमारा के है
उसे हम लास्ट इंडेक्स पे इनिशियलाइज कर रहे होंगे, और हम अपना एक लूप चलाएंगे जो हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा जो जे है वो के से छोटा है, मतलब जब तक हमारे जेथ इंडेक्स की वैल्यू केथ इंडेक्स से छोटी है तब तक हम अपना लूप चला रहे होंगे। इसमें हम यहाँ पे सम कैलकुलेट करेंगे, जब तक हमारे सम की वैल्यू 0 से कम है तब तक हम अपने जे को इंक्रीज कर रहे होंगे, पर अगर हमारे सम की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है तो हम अपने के को डिक्रीज कर रहे होंगे। पर अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा जो सम है वो 0 के इक्वल आता है तो हम उसे अपने आंसर नाम की लिस्ट के अंदर ऐड कर लेंगे, और हम अपने दोनों पॉइंटर्स में चेंज करेंगे, जिसमें हम अपने जे को इंक्रीज कर रहे होंगे और के को डिक्रीज कर रहे होंगे। और इसमें जे और के दोनों पॉइंटर्स के लिए डुप्लीकेट्स की कंडीशंस भी चेक कर लेंगे कि हमारा जो जेथ इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट है वो जे माइनस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए, और केथ इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट के प्लस वन के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब बाकी अगर ऐसा होता है तो हम अपने जे को कर देंगे इंक्रीज और के को कर देंगे डिक्रीज, और लास्ट में अपनी लिस्ट को रिटर्न कर रहे होंगे। अब एक बार इस वाले कोड को सबमिट करते हैं और फिर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये वाला कोड चल गया है और इसमें हमारे पास कोई भी टीएलई टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर नहीं आया है, क्योंकि हमारा ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। हम इसमें दो लूप चला रहे हैं। एक हमारा आउटर लूप है जिससे हम अपने एरे के हर एक एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होगी। और इसमें हम एक और वाइल लूप चला रहे हैं जो तब तक चलेगा जब तक हमारे जेथ इंडेक्स की वैल्यू केथ इंडेक्स से कम है, तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हो रहेगी बिग ऑफ एन, क्योंकि वर्स्ट केस में हमारे पास सारे यूनिक एलिमेंट हो सकते हैं और हम अपने सारे एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर रहे हो सकते हैं। तो तब हमारे पास जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन, क्योंकि हम अपने n नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स को लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगी और फाइनल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ एन है। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट फॉर सम प्रॉब्लम। तो देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला गया है। हमें यहाँ एक नम्स नाम का एरे दे रखा है और हमें n इंटीजर्स दे रखे हैं, और हमारा टास्क है कि हमें एक ऐसा एरे रिटर्न करना है जिसके अंदर 4 यूनिक एलिमेंट्स हो। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि हमारे ए बी सी डी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि हमारे डिस्टिंक्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये डिस्टिंक्ट इंडेक्स पे तो हम इनकी वैल्यूज को कंसीडर कर सकते हैं। और हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें जो एरे क्रिएट करना है डिस्टिंक्ट 4 एलिमेंट्स का, उनकी जो वैल्यूज है वो टारगेट के इक्वल होनी चाहिए। अगर हमारे चारों यूनिक एलिमेंट्स की वैल्यू टारगेट के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, अपने एरे को कर देंगे रिटर्न। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमें यहाँ एग्जाम्पल में एक नम्स नाम का एरे दे रखा है जिसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और हमारा टारगेट है 0। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एरे फॉर्म होके आ रहे हैं जिसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है अगर हम उनका सम करते हैं तो उनके ऐड करने पे जो वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और हमारा टारगेट है 8, और इसमें हमने एक एरे को रिटर्न करा है जिसके अंदर हमारे 4 यूनिक एलिमेंट है और उनको ऐड करने पे हमारी वैल्यू टारगेट के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि हमें जब यूनिक एलिमेंट चाहिए तो हम इसमें 2 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए ही नहीं। इस क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि हमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को ऐड करके वैल्यू टारगेट के इक्वल देनी है। तो इसमें हमने डुप्लीकेट एलिमेंट क्यों लिए, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। हम डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं ले सकते, पर अगर हमारे पास ए बी सी डी जो भी वेरिएबल हम कंसिडर कर रहे हैं अगर वो सब डिफरेंट इंडेक्सेस पे हैं तो वहां पर अगर सेम वैल्यू भी प्रेजेंट है तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी सी डी ये सब अलग अलग इंडेक्स पे प्रेजेंट है और इसके अंदर सेम वैल्यू दे रखी है तो हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम ऊपर वाले एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को कंसीडर करा है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। पर अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो इसमें जो हमने एलिमेंट लिए हैं वो अपने आप में यूनिक इसलिए हैं क्योंकि वो डिफरेंट इंडेक्स से प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने वेरिएबल्स का नाम आई जे के एल रखती हूँ। जैसे मेरा आई वेरिएबल फर्स्ट इंडेक्स पे, जे सेकेंड पे, के थर्ड पे और एल मेरा फोर्थ इंडेक्स पे। अगर हमारे डिफरेंट इंडेक्सेस पे सेम एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैं डायरेक्ट कोड को डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले हम 2 सम और 3 सम वाली प्रॉब्लम्स को देख चुके हैं। वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से ड्राई रन करके चीजों को एक्सप्लेन किया है, आप वो देख सकते हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम चीजें हो रही है, बस इसमें एक लूप और एक्स्ट्रा ऐड हो गया है और इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने अपने एरे की लेंथ को n कंसीडर करा है और हमने अपना सेट क्रिएट किया है, और सेट हमने यूनिक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज करा है क्योंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स का एरे चाहिए जिसमें डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसमें हमने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया है जिससे हमारा ऑर्डर मेंटेन रहे। अगर हम अपना ऑर्डर मेंटेन नहीं करते हैं तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास डिफरेंट 4 एलिमेंट है उसके अंदर
हमें डुप्लीकेट एलिमेंट मिल सकते हैं और हमें डुप्लीकेट एलिमेंट चाहिए नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने एरे को सॉर्ट भी करेंगे और अपने सेट का भी यूज करेंगे। सेट हमारे यूनिक एलिमेंट को रिटर्न करेगा और सॉर्ट करने से हमारा ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अगर हमारा ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो हमें अपने ऑर्डर के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हमारा ऑर्डर मेंटेन नहीं है तो हमें अपने ऑर्डर के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट मिल रहे होंगे जो हमें नहीं चाहिए। हम अगर यूनिक इंडेक्सेस पे प्रेजेंट है तो हम अपने डुप्लीकेट एलिमेंट को कंसीडर कर सकते हैं, पर अगर हम यूनिक इंडेक्सेस पे प्रेजेंट नहीं है तो हम डुप्लीकेट एलिमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 नेस्टेड लूप चला रहे होंगे। आई मेरा 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, जे आई प्लस 1th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और जो के है वो जे प्लस 1th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये सब अपने प्रीवियस एलिमेंट के नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से जो मेरा एल है वो मेरा के प्लस 1 वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है कि हम अपने वेरिएबल्स को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा आउटर मोस्ट लूप है वो हमारा 0th इंडेक्स पे होगा और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है वो हमारे नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करते जाएंगे, वो हमारे नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहे होंगे। जो टेक्निक हमने 2 सम और 3 सम में डिस्कस करी थी वही चीज हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। जैसे कि इसमें हम चारों एलिमेंट को ऐड करके देख लेंगे, अगर उनका सम टारगेट के इक्वल है, मतलब हमें अपना टारगेट एरे मिल चुका है, हमें उसे रिटर्न करना है। अब हमें पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट का है, तो हमें अपनी एक लिस्ट बनानी होगी जिसके अंदर हम अपने इन चारों एलिमेंट को ऐड कर रहे हो। अगर मुझे कहीं पे भी मेरे चारों एलिमेंट की वैल्यू टारगेट के इक्वल मिलती है तो मैं उन चारों एलिमेंट के एरे को अपनी लिस्ट में ऐड कर दूंगी और फिर उस लिस्ट को अपने सेट में ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है जो सेट है वो हमेशा यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। और उसके बाद इन द एंड अपनी एरे लिस्ट को कर दूंगी रिटर्न। अब इस कोड को सबमिट करके देखते हैं, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पे दोनों के दोनों टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे हैं और हमारा कोड परफेक्टली रन कर रहा है। और अब इसे सबमिट करके देखते हैं। सबमिट करने पर हमारे पास टाइम लिमिट एक्सीडेड वाला एरर आ रहा है और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास ही नहीं हो रहे। और ये चीज क्यों हो रही है, ये चीज इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हो रही है। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी पीक ऑफ एन लॉग एन। ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमारे एरे के एलिमेंट को सॉर्ट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, उसके बाद हम 4 नेस्टेड लूप चला रहे हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन की पावर 4। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी बिग ऑफ एन की पावर 4। ये बहुत पुअर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ के। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे हैश सेट की वजह से आ रही हो, क्योंकि जो हमारा हैश सेट और मैप है वो हमारे एलिमेंट्स को टेम्पररी मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों आई है, क्योंकि जो हमारा सेट है वो हमारी लिस्ट को स्टोर कर रहा है जिसमें हमारे 4 यूनिक एलिमेंट्स हैं। अब इसमें जो मेन चीज है वो इनपुट और आउटपुट साइज की है। हमारा जो इनपुट साइज है वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट क्यों ना हो, पर जो हमारा आउटपुट है उसमें सिर्फ 4 एलिमेंट्स ही आएंगे। हमारे पास आउटपुट में फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने की वजह से हमारा जो हैश सेट है वो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट को ही स्टोर कर रहा होगा। और फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर करने के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी बिग ऑफ के। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आ रही है और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन की पावर 4 आ रही है। अब इसे ऑप्टिमाइज करते हैं और देखते हैं इसका ऑप्टिमल कोड। अब बात करते हैं इसकी मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच की। अगर हमें 2 सम और 3 सम वाली प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो ये तो बहुत ही इजी होने वाला है हमारे लिए। हमें एक चीज पता है कि हमें यूनिक एलिमेंट चाहिए और हमें डुप्लीकेट ऑर्डर नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हम अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे जिससे हमें डुप्लीकेट ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि हम 4 एलिमेंट्स का एक ग्रुप ढूंढ रहे हैं जिसे ऐड करने पे वैल्यू टारगेट के इक्वल आए। पर अगर ऐसा हो जाए कि हमारे पास सिर्फ 4 एलिमेंट है और यही वाले सारे एलिमेंट कुछ इस तरीके से दोबारा से अरेंज होकर में मिल जाए तो हम दूसरे वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट है वो सारे डुप्लीकेट है प्रीवियस वाले एरे के, यानी कि इस वाले एरे के वो सारे के सारे दूसरे वाले एरे में भी आ रहे हैं, बस उनका ऑर्डर डिफरेंट है। तो इसमें अप्रोच हमारी 3 सम वाली ही रहेगी। बस डिफरेंस इतना है कि इसमें हम 4 एलिमेंट का एरे रिटर्न कर रहे हैं और उसमें हम 3 एलिमेंट का एरे रिटर्न कर रहे थे। अब इसमें जैसे मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया है क्योंकि मुझे चाहिए मेरे यूनिक एलिमेंट, इसमें मैं 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज करूंगी क्योंकि इससे मेरा टाइम और स्पेस दोनों की ही बचत होगी। जैसे मैंने 3 सम में किया था, वहां मैंने एक आउटर लूप चलाया था और उसके अंदर 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक किया था। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम,
इसमें हम दो लूप चला रहे होंगे, एक आई के लिए चलेगा और एक जे के लिए चलेगा। आई हमारा आउटर लूप होगा और जो जे है वो हमारा इनर लूप होगा। आई 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा और जे हमारा आई प्लस 1th इंडेक्स से स्टार्ट होकर दोनों के दोनों n-1 इंडेक्स तक जा रहे होंगे। ठीक है, ये चीज हमारी इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि हमें चाहिए 4 एलिमेंट। अब 4 एलिमेंट में 2 एलिमेंट तो हमारी 2 पॉइंटर अप्रोच से मिल जाएंगे, बाकी के बचे हुए 2 एलिमेंट्स को हम 2 लूप लगा के ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, इसमें हम अपना ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, जिसमें जो हमारा ith इंडेक्स है वो jth से बड़ा होगा और jth इंडेक्स k से और kth इंडेक्स l से बड़ा होगा। ठीक है, तो इन चीजों को अप्लाई करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें हमारी कंडीशन रहेगी कि kth इंडेक्स lth इंडेक्स से छोटा रहेगा जब तक हम अपने 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज कर रहे हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा हो जाता है कि जो lth इंडेक्स है वो छोटा हो जाता है kth इंडेक्स से, तो हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि हमारी ये कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर देगा। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज है। अगर ऐसा होता है कि जो हमारा l जो n-1th इंडेक्स में प्रेजेंट है, अगर वो हमारा k से पहले आ जाता है, तो मतलब क्या होगा, हमारे जो एलिमेंट है वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो k पे प्रेजेंट एलिमेंट है वो तो बड़ा होगा और जो l पे प्रेजेंट एलिमेंट है वो छोटा हो जाएगा। इससे हमारा ऑर्डर हो जाएगा डिस्टॉर्ट। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन। अगर कहीं पे भी हमारा सम टारगेट से छोटा है तो हम अपने k को इंक्रीज करते जाएंगे, पर अगर किसी भी पॉइंट पे हमारा सम टारगेट से बड़ा हो जाता है तो हम अपने l को डिक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने इस वाले एलिमेंट पे हूँ 3 पर, और यहाँ पर जो सम है वो मेरा टारगेट से बड़ा आ जाता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने k को इंक्रीज कर रहे थे, पर अगर हम क्या करते हैं, अपने k को अभी भी इंक्रीज कर रहे होंगे, जब हमारे पास आगे बड़े एलिमेंट है तो हमारा सम कभी भी छोटा होकर टारगेट के इक्वल नहीं आएगा, सम की वैल्यू और इंक्रीज होती जाएगी और हमें ये चीज नहीं चाहिए। इसलिए हम अपने l की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे जिससे हमें अपना टारगेट एलिमेंट मिल सके। इस चीज को हम अपने ड्राई रन से देखेंगे और ड्राई रन में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो ड्राई रन में सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एरे को सॉर्ट कर लेंगे। एक अपना आउटर लूप चलाएंगे जो i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और एक अपना इनर लूप चलाएंगे जो j इक्वल टू i प्लस 1 से स्टार्ट होगा। बाकी हम अपने 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट इटरेशन पे, जिसमें i हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है और 0th इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है -2। उसके बाद फिर हम अपने इनर लूप में जाएंगे और इनर लूप हमारा i प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है -1। उसके बाद हम अपने 2 पॉइंटर अप्रोच लगा रहे होंगे, जिसमें हमारा जो k है वो j प्लस 1th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा और जो हमारा l है वो हमारा n-1 से स्टार्ट हो रहा होगा। इसमें जो अभी हमारी वैल्यू आई है वो हमारी टारगेट से कम आई है, क्योंकि हमारे टारगेट वैल्यू 0 है और जो हमें अभी प्रेजेंट वैल्यू मिली है वो -1 है, तो हमारा सम अभी टारगेट से छोटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने k को इंक्रीज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन में k की वैल्यू 3 हो जाएगी और थर्ड इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 0, और जो लास्ट इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट था उसकी वैल्यू भी 0 थी। तो इसलिए जो डुप्लीकेट एलिमेंट आने की वजह से हम इस वाले इटरेशन को स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जाएंगे और उसमें हम अपने फोर्थ इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू देखेंगे जो 1 है, और l हमारा फिफ्थ इंडेक्स से प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू 2 है। उसके बाद हम अपना सम कैलकुलेट कर रहे होंगे और इसमें हमारा सम टारगेट के इक्वल आ गया। अगर कहीं पे भी हमारा सम टारगेट के इक्वल आ जाता है तो हम अपने k को प्लस प्लस कर देंगे और अपने l को माइनस माइनस कर देंगे, और जब हमारा सम टारगेट के इक्वल आता है तो उन सारे एलिमेंट की वैल्यूज को स्टोर कर लेंगे क्योंकि हमें उसे रिटर्न करना है। अब हम अपनी नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे। जैसे कि हमने अपने k को इंक्रीज किया और l को डिक्रीज किया, तो नेक्स्ट इटरेशन में हमारा k फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा और l हमारा फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा, क्योंकि हमने l की वैल्यू को रिड्यूस किया है। अब यहाँ कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाती है क्योंकि जो हमारा l है वो k से बड़ा हो गया है और हमें अपने लूप को सिर्फ तब तक रन करना था जब तक kth इंडेक्स lth इंडेक्स से छोटा है, और यहाँ कंडीशन रिवर्स हो गई तो हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। तो i तो हमारा अभी भी 0th इंडेक्स पे है, लेकिन हमारा जो इनर लूप है वो फर्स्ट इंडेक्स से सेकंड इंडेक्स से पहुंच जाएगा जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, और 2 पॉइंटर अप्रोच हमारी नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगी। मतलब जो हमारा k है वो थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होगा जिसकी वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है, और l हमारा अभी भी n-1th इंडेक्स पे है, और यहाँ से जो हम सम निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 आएगी, और जो इस पे एलिमेंट्स आए उसको भी हम स्टोर कर लेंगे क्योंकि हमें इसे रिटर्न करना है। और जब भी हमारी वैल्यू टारगेट सम के इक्वल आती है तो हम अपने k को इंक्रीज करते हैं और अपने l को डिक्रीज करते हैं, जिससे हमें फिर से एक ऐसा एरे मिल सके जिसकी वैल्यू हमारे टारगेट के इक्वल है। तो उसमें k को इंक्रीज और l को डिक्रीज करने पे क्या होगा कि जो हमारा k है वो फोर्थ इंडेक्स से पहुंच जाएगा और l भी हमारा फोर्थ इंडेक्स से पहुंच जाएगा। कंडीशन थी वो ये थी कि kth इंडेक्स lth इंडेक्स से छोटा होना चाहिए, पर यहाँ पर जो k है वो l के इक्वल हो गया, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंडीशन को डिससेटिस्फाई करता है, इसलिए हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन पे। तो नेक्स्ट इटरेशन पे जो इनर लूप है वो हमारा थर्ड इंडेक्स से पहुंच जाएगा और थर्ड इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 0, और ये हमारा एक डुप्लीकेट एलिमेंट है इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे क्योंकि प्रीवियस इटरेशन में भी हमारे पास वैल्यू 0 ही थी, इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट इटरेशन पे जाएंगे जिसमें जो j है वो फोर्थ इंडेक्स पे पहुंचेगा और फोर्थ इंडेक्स पे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है
1। और इसमें हम अपने टू पॉइंटर अप्रोच को देखेंगे तो टू पॉइंटर अप्रोच में जो हमारा के है वो फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, फिफ्थ इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 2, और एल भी हमारा n माइनस वन इंडेक्स से प्रेजेंट है, तो इसमें भी हमारा एल के इक्वल होने की वजह से हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट इटरेशन, जिसमें जो हमारा आई है वो जीरो इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स से पहुंच जाएगा, तो सेकंड इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 0। अब इसमें टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे तो जो है हमारा के स्टार्ट हो होगा थर्ड इंडेक्स से, जिसपे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 0, और एल हमारा एज यूजुअल n माइनस वन इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा। उसके बाद हम अपने सम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो सम है वो टारगेट से बड़ा आ गया है। अब जब सम हमारा टारगेट से बड़ा आया है तो हम इसमें अपने एल की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगे। अब एल की वैल्यू रिड्यूस होगी तो एल हमारा फोर्थ इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, और के हमारा अभी भी थर्ड इंडेक्स पे ही रहेगा। थर्ड इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 है, और जो फोर्थ इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू 1 है। तो इसलिए हमारे पास जो सम आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, और हमारे पास एक सेट ऑफ एलिमेंट का एरे रिटर्न हो रहा होगा, जिसे हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे, क्योंकि हम इसे आगे जाके रिटर्न करेंगे। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स का सम टारगेट के इक्वल आया है, जिससे हम अपने के की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे और एल की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट इटरेशन पर पहुंचेंगे, जहां पर हमारा जो के है बड़ा हो जाएगा एल से, और यहाँ कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रहेगी, इसलिए हम यहाँ से ब्रेक कर देंगे। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जो हमारा इनर लूप है वो थर्ड इंडेक्स पे पहुंचेगा, जिसमें प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि प्रीवियस इटरेशन में भी हमारे पास प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 थी, इसीलिए हम इस वाले एलिमेंट को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट इटरेशन में हम अपने फोर्थ इंडेक्स पे आएंगे और उसकी वैल्यू है 1, और जब टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे तो के हमारा फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, और जब हमें पता है कि के और एल दोनों इक्वल हो गए तो ये कंडीशन को डिससेटिस्फाई करेंगे और हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। इसी तरीके से हमारी बाकी के इटरेशन भी है। तो हमारा जो आउटर लूप है, जिसमें हम अपने ith इंडेक्स से चला रहे हैं, वो फर्स्ट इंडेक्स से मूव होके सेकंड इंडेक्स से पहुंच जाएगा। इसी तरीके से जे हमारा थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, और जो हमारी टू पॉइंटर अप्रोच है जिसमें हमारा के फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा और हमारा एल हमारे एन माइनस वन इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, वहां पे हम सम कैलकुलेट करेंगे जिसकी वैल्यू हमारे टारगेट से बड़ी आई है, तो हम अपने एल को डिक्रीज कर देंगे, और फिर नेक्स्ट इटरेशन में के और एल दोनों इक्वल होने की वजह से हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। फिर हम अपने इनर लूप को एक इंडेक्स आगे बढ़ाएंगे, और हमारे नेक्स्ट इंडेक्स में प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 1 है। यहाँ पे भी जो के है वो हमारा एल के इक्वल हो जाएगा, इस वजह से हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे। तो नेक्स्ट इटरेशन में आई हमारा सेकंड इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स से पहुंच जाएगा, जिसमें प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू 0 है, और हम इसे स्किप कर देंगे क्योंकि ये एक डुप्लीकेट एलिमेंट है। और नेक्स्ट इटरेशन में आई हमारा फोर्थ इंडेक्स से पहुंचेगा, जहां प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 1। इनर लूप हमारा फिफ्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, जिससे प्रेजेंट एलिमेंट की वैल्यू है 2, और जब हम अपनी टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करेंगे तो टू पॉइंटर अप्रोच के हमारा सिक्स इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, जो हमारा आउट ऑफ बाउंड्री रहेगा, तो हम यहाँ से भी ब्रेक कर जाएंगे। अब एक बार इसका कोड देखते हैं, फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने एरे की लेंथ को n से डिफाइन कर लेंगे, और हमारे पास रिटर्न टाइप लिस्ट का है, तो हम अपनी एक आंसर नाम की लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसमें हम अपने सारे के सारे आंसर्स को स्टोर कर रहे होंगे। एरे को सॉर्ट कर देंगे और एक आउटर लूप चलाएंगे जो i इक्वल्स टू 0 से लेके n माइनस वन तक चल रहा होगा, और इसमें हम i के लिए डुप्लीकेट एलिमेंट में चेक कर लेंगे। अगर हमें डुप्लीकेट एलिमेंट मिलता है तो हम वहां से स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक इनर लूप चला रहे होंगे, और ये चीज हम अपने इनर लूप के लिए भी करेंगे। अगर कहीं पे भी हमारा जो जे है वो i प्लस वन से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब है कि हमें एक डुप्लीकेट एलिमेंट मिला है, और हम उसे स्किप कर देंगे और नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर जाएंगे। पर अगर कहीं पे भी हमारा जेथ इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट जेथ माइनस वन इंडेक्स से प्रेजेंट एलिमेंट के इक्वल हो जाता है, तो भी हम अपने लूप को कंटिन्यू करेंगे, मतलब हम स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन में पहुंच जाएंगे। और जो हमारी टू पॉइंटर अप्रोच है उसमें जो हमारा के है वो जे प्लस वन इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा, और जो हमारा एल है वो एन माइनस वन इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा। जब तक हमारा के इंडेक्स एल इंडेक्स से छोटा है तब तक हम अपना सम कैलकुलेट करेंगे, और अगर कहीं पे भी हमारे सम की वैल्यू टारगेट के इक्वल आ जाती है तो हम अपनी टेम्प नाम की लिस्ट बनाएंगे और उसमें अपने सारे एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे। अब क्योंकि हमारा जो सम है वो टारगेट के इक्वल हो गया, तो हम अपने के पॉइंटर को इंक्रीज कर देंगे और एल पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे, और डुप्लीकेट एलिमेंट्स को अपने के पॉइंटर और एल पॉइंटर के लिए भी चेक कर लेंगे। अगर कहीं पे भी सम टारगेट से छोटा होता है तो हम अपने के पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे, पर अगर कहीं पे भी सम हमारा टारगेट से बड़ा हो जाता है तो हम अपने एल पॉइंटर को डिक्रीज कर देंगे, और लास्ट में अपने आंसर नाम की लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। एक बार इस वाले कोड को चला के देखते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम अपने दो लूप चला रहे हैं, एक हमारा आउटर लूप i इक्वल्स टू 0 से लेके n माइनस वन तक जा रहा है, और एक हमारा इनर लूप j इक्वल्स टू i प्लस वन से स्टार्ट होके n माइनस वन तक जा रहा है। तो फर्स्ट लूप के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n हो जाएगी, और इनर लूप के लिए भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी। और इसमें हम अपनी एक टू पॉइंटर अप्रोच का यूज कर रहे हैं, जो हमारी तब तक चलेगी जब तक हमारा kth इंडेक्स lth इंडेक्स से छोटा है। तो जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n क्यूब आ रही हो, जो पहले वाली अप्रोच के कंपेयर में एक ऑप्टिमल अप्रोच है।
और इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ऑफ 1 आ रही होगी। इसमें हम अपने कांस्टेंट स्पेस को यूज करें और इसी के साथ हमारी फोर सम प्रॉब्लम होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।